वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक 21 और 22 देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर और जो सेल वाला कोशिका वाला चैप्टर है वहाँ से पूछे गए हैं। और इसी के साथ ये दोनों टॉपिक प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे और टॉपिक आपने पूरा थ्योरी सेक्शन देख लेंगे तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट इन दोनों चैप्टर से नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था सीटेट में। एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो प्रतिजैविक होते हैं किसके उपचार में प्रभावी होते हैं, ये हमको बताना है। देखिए, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेते हैं। जब भी हमें कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो बैक्टीरिया से हो जाती है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक जो हैं, जो प्रतिजैविक होते हैं, वो उपचार की तरह काम करते हैं। अब देखिए, जो हेपेटाइटिस ए है वो आपका वायरस से होता है, लीवर संबंधित बीमारी होती है तो वो वायरस से होती है। डेंगू फीवर जो है वो भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा है ये भी बाहर हो जाएगा। ये सारे के सारे किससे होते हैं? ये सारे के सारे वायरस से होते हैं। अब हमको पता है एंटीबायोटिक जो है किसके अगेंस्ट काम करते हैं, वो आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो बैक्टीरिया, यहाँ पर जीवाणु क्या हो जाएगा? कॉलेरा। कॉलेरा जो है, जो हैज़ा होता है, ये आपको विवियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया से होता है इसका मतलब इसके केस में हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं और ये इफेक्टिव होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। निम्नलिखित में से किस समूह को राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जाता है? तो राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में यूजफुल होते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में उपयोगी होते हैं। ये जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, रूट्स के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनमें हमको देखने को मिलते हैं। पैरासाइट तो ये होते नहीं हैं। पिचर प्लांट से संबंधित कुछ होगा ही नहीं, सिम्बायोटिक रिलेशन की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जड़ों के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार जो पौधे होते हैं, मटर का पौधा, इन पौधों में ये आपके पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते, वो सॉइल के माध्यम से उसको लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होना है। द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव हमको बताना है। मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट के अंदर भी। जो प्लांट पादप के सेल होते हैं, कोशिका होती है, उनके अंदर भी होती है। लेकिन जो एनिमल सेल है, जो हम जंतु होते हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल ऐसा कौन सा सजीव है? वो आपका साइनोबैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से नहीं है, न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले चैप्टर से है, पर चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रेंट्स वाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, पोषक तत्व और जल प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता एवं प्रदान करता है। जीवों के इस संबंध को क्या कहते हैं? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका सेल वाले चैप्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा युग्म लक्षणों की अनुवांशिकता से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर से संबंधित कौन सा होता है? सिंपल सा होगा आपका क्रोमोसोम और जीन्स। ये जो क्रोमोसोम और जीन होते हैं ये आपके न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सिंगल में बात करेंगे तो 46 हो जाएंगे। 22 मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। 23वां पेयर जो होता है वो मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में जो होता है वो XY होता है और फीमेल में जो 23rd पेयर होता है वो XX होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले समूह को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर हमको एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखिए जो टाइफाइड होता है वो हमको बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। तो यहाँ पर टाइफाइड बाहर हो जाएगा क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से रोग विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। सेम ऐसे ही हम मलेरिया को बाहर कर देंगे, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो सीधा सा जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए लीवर से संबंधित होती है। HAV हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है और खसरा भी वायरस से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसकी वजह से होती है। तो देखिए पोलियो जो है वो वायरस से होती है, विषाणु से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, बैक्टीरिया से आपके टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया। टीबी जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। तो टीबी भी बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर बहुत ही समझदारी से आप अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो पोलियो जो है वो आपका विषाणु वायरस से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल। कौन से कोशिका के केंद्रक के भाग है। सिंपल सा कोशिका के केंद्रक के भाग हमको बताने हैं, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस बताने हैं। तो देखिए जो क्रोमोजोम होता है वो बिल्कुल आपका जो है केंद्रक के अंदर होता है। क्रोमोजोम के अंदर जीन होते हैं, वो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। भले ही चाहे क्रोमोजोम के अंदर होता है लेकिन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ए और बी तो आपका पक्का ऑप्शन में होने वाला है। और जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है न्यूक्लियस का, वो आपका न्यूक्लियोल कहलाता है। तो A B C यहाँ पर तीनों हो जाने हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सेकंड A B C। ये सारे के सारे न्यूक्लियस ऑफ सेल के जो हैं वो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पर वो डिजीज बताने हैं, वो रोग बताने हैं जो किससे होते हैं, जो जीवाणुओं से होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो यहाँ पर भी हमको एलिमिनेट करना सीखना होगा। देखिए चिकन पॉक्स आपको पता है, छोटी माता जो होती है वो वायरस से होती है, तो ये ऑप्शन बाहर। मलेरिया हमको पता है ये प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो हमको वायरस से होता है, तो ये भी बाहर। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स लिखे हैं, छोटी माता और इन्फ्लुएंजा लिखे हैं, ये भी वायरस से होती हैं। तो वायरस वाले तो बाहर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमसे जीवाणु बैक्टीरिया वाले पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाना है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है। निमोनिया भी आपका जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड तो आपका सैल्मोनेला टाइफी से होता है, वो भी एक बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो रिपीट ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ये हमको बताना है। ये हमने पढ़ा है। तो जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका प्रयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, ताकि जो खाना है वो लंबे समय तक प्रिजर्व होकर रह सके, उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ना लगें। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो ATP से होता है, क्योंकि हमारा ऊर्जा ग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका संबंध ATP से होता है। तो सेम ऐसे ही हमको बताना है जो राइबोसोम होता है उसका संबंध किससे होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं उनका संबंध आपका प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है कि राइबोसोम का संबंध किससे है, प्रोटीन से। ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं आपके जो राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल। सेल कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। देखिए ऑल सेल आर राउंड इन शेप, तो सीधा सा बाहर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, कुछ सेल चपटे होते हैं, कुछ गोल होते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी बाहर हो गया। इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो सेल होते हैं वो आकृति में गोल होते हैं, ये भी बाहर। ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, ये भी हमने पढ़ा था कि सभी जो सेल होते हैं कोशिका होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता। जैसे जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो नहीं होता, तो ये कथन भी सत्य नहीं है। साइज ऑफ सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, सभी का साइज
जो साइज़ है वो सेम होता है। ये बात भी यहाँ पर क्या हो जानी है, गलत हो जाती है। साइज़ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो साइज़ होता है कोशिका का वो अलग अलग होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है उसका सेल सबसे बड़ा होता है, कुछ सेल छोटे होते हैं, तो ये भी बाहर हो जाना है। सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है। जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी समान संरचना होती है, वो समान सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर जो है सेल से रिलेटेड जो है वो आपका सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सन टू पर्सन, किसी भी माध्यम से, पानी के माध्यम से, आपका मच्छर वगैरह के माध्यम से, मतलब किसी ना किसी माध्यम से एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में कोई डिजीज़ जा रही है तो वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, वो आपकी संचारी रोग होगी। तो अब यहाँ पर हमको एलिमिनेशन फिर से सीखना है। जैसे डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो किसी भी माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन वाला बाहर यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। एनीमिया, ये हमारी थकान होती है, आयरन की कमी से हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अनीमिया लिखा है, तो ये भी बाहर हो गया। तो सीधा सा आंसर फिर आपका कौन सा हो जाना है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से पहचानने की आप कोशिश करेंगे। पोलियो, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। टाइफाइड आपने ख़राब पानी पी लिया तो हो जाएगा। स्वाइन फ्लू तो वैसे कोई छींक देता है तो एक व्यक्ति से दूसरे तक हो जाता है। मलेरिया, एक मच्छर ने आपको काटा, उसी ने फिर दूसरे को काटा, तो मतलब वो भी किसी ना किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में जा रहा है। पोलियो तो वायरस से होता है, तो वो भी होती है, तभी तो पोलियो की ड्रॉप्स दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारी सारा संबंध किससे करती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म गिवन बिलो, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद रेफरेंस टू एनिमल सेल, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है, ये हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ हमको देखना होगा, बात हो रही है किसकी, एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की। और जंतु कोशिका में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि उनमें सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। और यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही सेल वॉल कोशिका भित्ति और दूसरे ऑप्शन में भी सेल वॉल कोशिका भित्ति लिखा है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाने हैं, आपके बाहर हो जाने हैं। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लिखा है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये पादप कोशिका में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, तो ऑप्शन 4 भी बाहर हो जाना है। तो सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे एनिमल सेल के अंदर होते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं और इनका हमको उनकी डिस्कवरी, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, क्या क्या खोजें की, उनसे हमको इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम मिलान करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत बार पढ़ा है कि एडवर्ड जेनर जो होते हैं उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी, तो बी का 5th हो जाना है। अब बी का 5th किस किस ऑप्शन में हो रहा है, पहले ऑप्शन में और 4th ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। अब या तो आंसर आपका पहला ऑप्शन है या आपका 4th ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी आप कैसे पहचान सकते हैं, समझने की बात है। सी का दोनों में क्या है, सेकंड है, तो हम इस तरह से भी कर लेंगे कि लुईस पास्चर ने, देखिए मुझे तो पता है लेकिन ये मैंने आपको करने का तरीका बताया कि आप किस तरह से एलिमिनेशन करना सीखेंगे। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन जो किण्वन होती है उसकी खोज की थी, तो सी का सेकंड हो जाना है। उसके बाद आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं उन्होंने किसकी खोज की थी, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो संबंध है वो पेनिसिलिन से हो जाएगा, ए का 4 होगा। आपका बी का क्या है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की, तो बी का 5th हो गया आपका। सी का तो आपका सेकंड है ही, लुईस पास्चर ने आपके किण्वन की खोज की है और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की खोज की थी, तो सीधा सा आंसर फिर यहाँ पर क्या होना है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर हमको कुछ कथन स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनके बेसिस पर हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जो प्रोक्रियोट्स, प्रो मतलब पुराने और यूक्रो मतलब नए। प्रो माने पुराने में हमने पढ़ा है कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो नहीं होता, तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस,
तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होते, ये बात यहाँ पर सही हो जानी है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पर हमको देखने को, केंद्रक जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो ये कथन यहाँ पर सही है। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव, एकल कोशिका जो है उसकी, वो सभी कार्य कर सकती है। बिल्कुल जो अमीबा होता है वो सारे कार्य कर सकता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है। तो एक कोशिका, एक सिंगल सेल कोशिका भी सारे फंक्शन जो है वो आपके कर सकती है, ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स का उदाहरण होते हैं, बिल्कुल सही, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जानी है। वो आपके प्रोकैरियोट्स में ही आते हैं, जो आपके पुराने होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड जो कोशिका है, सॉरी जो केंद्रक है वो देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये डी में बोल रहा है कि जो यूक्रोट्स होते हैं, हमारे जो सेल हैं वो कैसे हैं, वो यूक्रोट्स हैं, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है वो है। अब ये बोल रहा है कि डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम जो यूक्रोट्स होते हैं उनमें केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, जबकि उनमें तो केंद्रक होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, बाकी सारे के सारे कथन जो है यहाँ पर सही हो जाने हैं। तो वैसे भी देखिए डी पॉइंट तो वैसे भी गलत हो रहा था, और 3 ऑप्शन में डी दे रखा है, तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाने हैं तीनों ऑप्शन। तो सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी। तीनों के तीनों कथन जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर फिर से कुछ कथन दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। सीटेट में इस तरह से कथन बहुत देता है और फिर आपसे पूछता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो यहाँ पर फिर से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब देखिए, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रिका के अंदर स्थित होते हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो न्यूक्लियोल्स के अंदर नहीं होते, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो वो यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा, ना कि न्यूक्लियोल्स। तो ये यहाँ पर गलत दे रखा है, इसका मतलब ये कथन जो है वो सही नहीं होगा। और ए हमको 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाने हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जीन आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र के अंदर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। बिल्कुल, अमीबा जो होता है एक कोशिका जीव होता है, वो श्वसन भी कर सकता है और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, ये बात भी सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका झिल्ली होती है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल। बिल्कुल, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका यही कार्य होता है, कोशिका के पदार्थों का आवागमन को, उसको जो है वो नियंत्रित करना। ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी था। तो बी सी डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाने हैं। जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोल्स के अंदर नहीं होते, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाला था। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया है और हमें यहाँ पर लेबलिंग करनी है, उनका नामांकन करना है। और बात किसकी हो रही है, एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की। और जंतु कोशिका में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, वो हमको प्लांट सेल में, पादप कोशिका में या बैक्टीरिया में मिलती है। अब पहले ही ऑप्शन में सेल वॉल लिखा है और यहाँ पर भी सेल वॉल लिखा है, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाना है। अब आपका आंसर या तो सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है। हमको पता है, बिना देखे ही आप इसके बता सकते थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाना है। सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से भी आप इसे कर सकते थे। बाकी हम देख लेते हैं। ए जो है ये बाहरी आवरण है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बी जो है वो छोटे छोटे इस तरह से वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में ये बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनमें जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो सेंटर में नहीं होता, वो कहीं साइड में होता है, वो आपका पेरिफेरल होता है, साइड में होता है। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जो सारी जगह है आपके प्लांट सेल में, वो कौन घेर लेता है, वो वैक्यूल घेर लेता है, रिक्तिका घेर लेता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही बड़ी होती है रिक्तिका। तो बी आपका वैक्यूल्स है, रिक्तिका है। सी तो आपका केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और चौथा जो है वो आपका कोशिकीय द्रव हो जाएगा, जो न्यूक्लियस और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ होता है, कोशिकीय द्रव, साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जो है वो नामांकन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, फिर से 2 कॉलम दिए हैं और हमको इनका मिलान करना है। देखिए, लैक्टोबैसिलस ये जो है वो आपका कर्ड फॉर्मेशन में होता है। लैक्टोबैसिलस ये तो बहुत ही कॉमन है, तो फर्स्ट का डी हो जाना है। फर्स्ट का डी हमको पहले
पहले और सेकंड ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो इन दोनों में से ही कोई आपका आंसर हो जाना है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है, ये मैंने बहुत बार बता दिया है अब आपको। सेकंड का सी हो जाना है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन जो है, पहला ही जो ये ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और वायरस जो है, जो एड्स है वो किससे होती है, वो वायरस से होती है। तो फोर्थ का आपका बी हो जाना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। ये रहा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर फिर से 2 कॉलम आपको दिए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं और उनका हमें सही ग्रुप के साथ मिलान करना है। देखिए, एस्परजिलस के बारे में हमने पढ़ा था, ये फंगाई होता है, तो ए का आपका थर्ड हो जाना है। और ऐसा हमको फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। दोनों ही ऑप्शन में बी का सेकंड दे रखा है और हमको पता भी है जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड के फॉर्मेशन में होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। तो बी का तो आपका सेकंड ही होना है। और इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते थे हम यहाँ पर, बी का सेकंड जो है वो पहले ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ना तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा और ना ही आपका ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। अब या तो आंसर फर्स्ट है या आपका आंसर जो है वो थर्ड है, क्योंकि ए का थर्ड तो हमको समझ में आ गया। एस्परजिलस क्या है, वो आपका फंगाई है, और लैक्टोबैसिलस क्या है, वो आपका बैक्टीरिया है। अब हमको सी और डी में कन्फ्यूज़न होना है, तो इनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। स्पायरोगायरा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये आपका शैवाल होता है, ये आपका एल्गी होता है। तो डी का फर्स्ट हो जाना है, और ऐसा हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है, और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार समझ भी ले लेते हैं। एस्परजिलस मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में भी बताया था, क्या होता है, वो आपका फंगाई होता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, वो आपका बैक्टीरिया होता है। पैरामीशियम क्या होता है, वो आपका प्रोटोजोआ होता है। और जो स्पायरोगायरा होता है वो क्या होता है, वो आपका एल्गी होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से, दोनों जो चैप्टर हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें।